स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एग्जांपल्स। बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ध्यान से कीजिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके नए क्लियर होंगे यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 18 से शुरू करेंगे हम, और मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ r goes to r by f of x is equal to x plus 10। ठीक है, एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। स्केच द ग्राफ का मतलब है कि अगर क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है तो वो लाइन बता दीजिए। ठीक है, अब बड़े ध्यान से हम देखेंगे कि इसको अप्रोच कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि f of x है, फ्रॉम r टू r है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो डोमेन है वो रियल नंबर्स है। डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, ये मतलब है। रियल नंबर आपको पता है क्या होते हैं। अब आप ये देखिए कि मैं आपको छोटी छोटी वैल्यूज निकालना दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास ये देखते हैं, मैं ये बनाना नहीं होता लेकिन इसकी समझ होनी चाहिए, इसलिए आपको बना के बता रहा हूँ। वैल्यू ऑफ एक्स आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो वाई होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 आ जाएगा। एंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पे भी आपने किया है। अगर देखिए कि x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी, और ये 0,10 आ जाएगी। देखिए ना, 0 प्लस 10 आ गया। ठीक है, फिर अगर 1 है तो ये वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, तो 1,11 आ जाएगा। अगर आप ये देखिए कि y की वैल्यू 0 है, जो कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो x की क्या वैल्यू होगी? -10 होगी, तो मैं यहाँ -10 लिख देता हूँ, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो -10,0 ये भी लिख सकते हैं हम। मुद्दा सिर्फ ये था कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 10 है, और अगर आउटपुट 0 है तो इनपुट -10 है। इसके बाद आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं आपको। देखिए, ये हमने लेट्स से एक ग्राफ ड्रॉ किया है। ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा है तो देखिए जरा, अगर ये 0 है, देखिए इनपुट 0 थी तो आउटपुट क्या है? 2, 4, 6, 8 एंड 10, राइट। सो ये 0,10 पहला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहीं हाफ में 11 आएगा, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ठीक है, -2, -4, -6, -8, -10, x डैश हो गया। अब आप ये देखिए ये निकलेगा कहाँ से? ठीक है, मैं तो फ्री हैंड मिला रहा हूँ, आपको स्केल से मिलाना है। ये देखिए 1 to हमारे पास 1 to 11 आएगा, तो कहीं यहाँ पे ये हमारे पास एक लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक ग्राफ हो गया। तो अब आपको पता चला होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, और इस तरह से क्वेश्चन को कर देना चाहिए। जैसा कि बुक में किया है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,10। f ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारे पास 11 आ जाएगा, और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1 and 11। यहाँ पे f ऑफ -10
इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -10,0। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते थे, आइदर विच वे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे और भी क्लियर कर दूं, जो आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो अगले चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, पर फिर भी थोड़ा सा उसका पानी पिला देना अच्छा होता है। देखिए, जो एक लीनियर फंक्शन होता है, जो एक लीनियर फंक्शन होता है, उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है mx प्लस सी। ठीक है, यहाँ आप इस लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वेयर x बिलोंग्स टू r और m जो होती है वो स्लोप होती है और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। दिस इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। ठीक है, m और c, m स्लोप है, c कांस्टेंट है, और वैसे दोनों ही कांस्टेंट होते हैं क्योंकि जो स्लोप की वैल्यू आती है दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है, तो कहने का ये मतलब था कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये हमारे पास x प्लस 10, ये देखिए ये वाली x प्लस 10, तो ये 1x प्लस 10 है, तो स्लोप क्या है 1 है। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है जैसा हमने देखा, और 10 कांस्टेंट है, इसीलिए आप अगर देखेंगे भी, ठीक है, x के साथ 10 है और वो पॉजिटिव है तो ये यहां चला गया, पॉजिटिव x पॉजिटिव 10 यहां चला गया। ठीक है, और स्लोप इसकी 1 थी। ठीक है, अब वो 1 स्लोप क्या मतलब होता है वो हम 10th चैप्टर में करेंगे, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इसका। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस एग्जाम्पल 18th। अब हम 19th एग्जाम्पल करते हैं, वो भी आसान है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है उसमें भी। तो लेट्स सी कि एग्जाम्पल नंबर 19 हमें क्या कह रही है। मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता देता हूं। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम Q टू Q। Q क्या होते हैं आई होप आपको पता है। ठीक है, Q टू Q डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू A कॉमा B बिलोंग्स टू Q एंड A माइनस B बिलोंग्स टू Z। ठीक है, Q रैशनल नंबर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। शो दैट A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग्स टू Q। अगर A रैशनल नंबर है तो A कॉमा A बिलोंग्स टू R। अब आप ये देखिए इसको करना कैसे है, बड़ा सही सा क्वेश्चन है। सो लेट्स सी कि इसे सॉल्व कैसे करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 है लेट आर बी अ रिलेशन, जो बोला है उसने, तो मैं यहां लिख लेता हूं R इज इक्वल टू A कॉमा B such that A comma B belongs to Q and A minus B belongs to integers। अच्छा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। जैसा कि यहां पे लिखा है A कॉमा B belongs to Q, इसका मतलब है अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो A भी रैशनल नंबर है, B भी रैशनल नंबर है। अगर हम A माइनस B, ठीक है, A माइनस B बिलोंग्स टू Z की बात कर रहे हैं तो A भी एक इंटीजर है और B भी एक इंटीजर है। सो डिफरेंस ऑफ A एंड B इज ऑल्सो एन इंटीजर, आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि हमें ये प्रूव करना है कि A भी एक रैशनल नंबर है इन सेट Q। ठीक है, तभी तो उसने जो बोला है कि A माइनस A वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 भी एक रैशनल नंबर है। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको अभी तक कुछ नहीं पल्ले पड़ा जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन अभी जो लिखूंगा उसके बाद आपको ये चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अब आप ये देखिए, मैं पहले की स्टेटमेंट लिख रहा हूं। स्टेटमेंट है A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ, ये फॉर ऑल द वैल्यूज का साइन है, A बिलोंग्स टू Q। ठीक है, अब आप ये देखिए कि A कॉमा A जो है हमें R में होने चाहिए, R को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मान गए जी हम। R को बिलोंग करने का मतलब,
ठीक है, ये रियल नंबर नहीं है, ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और रिलेशन क्या है हमारे पास, ये रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हेयर, और उसने बोला भी है कि a बिलोंग्स टू q और a एक रैशनल नंबर है। अब आप ये देखिए कि मैं किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को a माइनस ए इज इक्वल टू 0, कोई भी दो रैशनल नंबर्स उनको माइनस करूंगा तो 0 ही आएगा। दैट बिलोंग्स टू व्हाट, z। ये हमारे क्या हो जाएंगे, फिर इंटीजर्स हो जाएंगे। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर a कॉमा a बिलोंग्स टू z। कितना आसान था ये। मैं दोबारा से आपको ये समझा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें परेशानी रहती है। क्वेश्चन सिंपल है, उसने हमें एक रिलेशन दिया है, रिलेशन है a कॉमा बी। यहाँ मैं पहले भी बता के आया हूं कि a कॉमा बी जरूरी नहीं है कि a कॉमा बी हो। a कॉमा बी कोई दो नंबर्स हैं और वो सेम भी हो सकते हैं। a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू q। तो वो कहता है कि a कॉमा बी जो हैं दैट बिलोंग्स टू q, मतलब a और b दोनों रैशनल नंबर्स हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। वेयर एज अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो वो z होना चाहिए। अच्छा, इस केस में यस और नो हो सकता है, लेकिन एक केस में हमेशा यस रहेगा। वो क्या है कि जब ये a और b दोनों सेम हो जाएं, तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इनको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 इज ऑलवेज एन इंटीजर, जो कि हमने इस केस में किया भी है, जो उन्होंने हमें पहले केस में करने के लिए बोला था। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए जी, नया पेज, नया स्वागत है आपका। अब आप ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ना इलेबोरेट करूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ आए। हमारे पास ये है रिलेशन, जो है वो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। रिलेशन आर a कॉमा बी सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू q एंड a माइनस b बिलोंग्स टू r। ठीक है जी, ये सारी चीज हमारे पास है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमें गिवन है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, विच मीन्स दैट, यहां मैं आपको बता देता हूं, विच मीन्स दैट a एंड b आर इन रिलेशन r। a एंड b आर इन रिलेशन r। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है कि a और b एक रिलेशन में है r के। इसके बाद भी क्या कंडीशंस ट्रू होल्ड करती हैं। सो पहली कंडीशन है a कॉमा b, अगर a कॉमा b q को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा दैट इज बोथ a एंड b आर इन सेट q, और लिखना पड़ेगा a माइनस b अगर z को बिलोंग करते हैं तो दैट इज डिफरेंस ऑफ a एंड b difference of a and b is an integer। ये है जी। अच्छा, अब हमें दो कंडीशंस प्रूव करनी है। दो कंडीशंस क्या प्रूव करनी है b और a के लिए। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे तो उसने बोला है कि सेकंड जो है a कॉमा b बिलोंग्स टू r, अगर a कॉमा b जो है बिलोंग्स टू r है तो b कॉमा a भी r को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर a कॉमा b q को बिलोंग करते हैं, ठीक है, r रिलेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो q रैशनल नंबर है,
कहने का मतलब क्या है कि अगर ए और बी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो क्वेश्चन लिखा है उन्होंने, ये वाला पार्ट, उसका मतलब है कि अगर ए और बी एक रिलेशन में है, और वो रिलेशन क्या है, ये देखिए, ए और बी रैशनल नंबर्स होने चाहिए। तो उसका कहना क्या है कि अगर ए और बी रैशनल नंबर्स हैं तो बी और ए भी रैशनल नंबर्स होने चाहिए, ये प्रूव करके बताना है। तो यहां पे हम लिखते हैं हियर, पहले मैं लिख देता हूं फॉर ए कॉमा बी, हियर इट इज गिवन दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। नाउ फॉर बी कॉमा ए, बी कॉमा ए के लिए हम बात कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उससे भी पहले मैं बता दूं कि अगर ए कॉमा बी क्यू को बिलोंग करते हैं, और अगर मैं दोनों को, इसको मैं बाद में लिखता हूं, और अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं, देखिएगा, अगर a माइनस बी दोनों को मैं माइनस करता हूं, तो मेरे पास अगर z आता है, देन मैं अगर b माइनस ए करूंगा तब भी मेरे पास z आएगा। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी प्रूव कर सकते थे। देखिए मैं जैसे बताता हूं आपको कि यहां पे मेरे पास 2 एक या 3 लिख देते हैं, 3 एक रैशनल नंबर है, 1 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और ये इंटीजर्स भी हैं, तो इनको माइनस करूंगा तो 2 आएगा, विच इज अ रैशनल नंबर, एंड एक इंटीजर भी है, दोनों चीजें हैं। तो रैशनल नंबर की तो बात करेंगे नहीं, इंटीजर्स की बात करनी है। इसी तरह से अगर मैं b माइनस ए की बात करता हूं, विच बोथ आर इंटीजर्स एज वेल एज रैशनल नंबर्स, तो अगर मैं 1 माइनस 3 करूंगा तो -2 आएगा, विच इज अ रैशनल नंबर एज वेल एज एन इंटीजर, तो हमें तो इंटीजर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब इसको मैं नटशेल में लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। a कॉमा बी, ये सॉल्यूशन है पूरे क्वेश्चन का, ऊपर जो था वो समझने के लिए था। a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, मतलब a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, देयरफॉर विच इंप्लाइज दैट a माइनस बी, यहां मैं लिखूंगा a माइनस बी बिलोंग्स टू z। अगर a माइनस बी है तो वो इंटीजर्स हैं, इसका मतलब क्या है, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू, मीनिंग, ठीक है, a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर फिर उल्टा करेंगे तो भी ये इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर b comma a also belongs to r, hence proved। रिलेशन फंक्शन में बात ही एक इतनी सी है कि अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है तभी हम, ऊपर देखिए ना हमने आधा पेज किया है, ठीक है, और अगर ये आधा पेज आपको अंडरस्टैंडिंग में है तभी आप ये 3 लाइनों में आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो वो कभी भी नहीं लिखा जाएगा। अब आप ये देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, बड़ी अच्छे से उन्होंने क्राफ्ट किया है इसको, +2 में काम आएगा। a कॉमा बी एंड b कॉमा सी, these both belong to r, मतलब a कॉमा बी बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या है कि a कॉमा बी अगर इंटीजर हैं और इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो a कॉमा बी दोनों रैशनल नंबर्स हैं, और अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो एक इंटीजर आ रहा है। इसी तरह से b कॉमा सी 2 रैशनल नंबर्स हैं, और अगर मैं उन दोनों रैशनल नंबर्स को माइनस कर दूं तो एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों रिलेशन की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। अब उन्होंने बोला क्या है, अब उन्होंने क्वेश्चन ये बोला है कि अगर, थर्ड क्वेश्चन है, यहां पे अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है, देन a कॉमा सी बिलोंग्स टू r।
तो ये तो मैंने लिख दिया कि a कॉमा सी और b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, एंड इसका मतलब क्या है? b माइनस सी, या इंटीजर्स है, मैं रैशनल नंबर बोल दिया, आई एम सो सॉरी, b माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये रैशनल नंबर्स थे, माइनस किया तो इंटीजर आए, ये रैशनल नंबर्स थे, माइनस किया तो इंटीजर आए। इसका मतलब अगर फिर इन दोनों को माइनस करूंगा तो इंटीजर आएंगे, इन दोनों को माइनस करूंगा तो भी इंटीजर आएंगे। ठीक है, अब आप ये देखिएगा ध्यान से, अगर वो इंटीजर्स ही आ रहे हैं तो यहां से हम बड़े ध्यान से देखेंगे, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है दो इंटीजर्स को ऐड करें या लेस करें तभी आंसर इंटीजर ही होता है। तो अब आप ये देखिए, एडिंग a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है, विल बिलोंग टू इंटीजर्स, या इसको आगे इंप्लॉय कर देते हैं, a माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स बिकॉज एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स will result in an integer। ठीक है, तो ये आ गया r को, इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब यहां से एनसीईआरटी में मतलब इन्होंने पूरा नहीं लिखा तो यहां मैं पूरा लिखता हूं। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू q and a minus c belongs to z, therefore a comma c belongs to the relation। ये है इसका मतलब। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 20, दैट्स एन इजियर वन, लेट्स सी। चलिए जी, अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 20। उन्होंने स्टेटमेंट बड़ा क्लियरली दिया है कि f इज इक्वल टू 1,1, 2,2, 3 अपना सॉरी 1,1, 2,3, 0,-1, -1,3। प्लीज देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और उन्होंने बोला है ये एक लीनियर फंक्शन है, तो यहां हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, सिंस f इज अ लीनियर फंक्शन f is a linear function therefore f of x is equal to mx plus c। ये हमारी पहले भी बात हुई थी, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर फंक्शंस की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब उन्होंने बोला दिस, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उन्होंने बोला है लीनियर फंक्शन है फ्रॉम z टू z, z से z तक। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप ये देखिए कि पहले मैं 1,1 को कंसिडर करता हूं, मतलब ये डोमेन है और ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है, जस्ट आपको बताया है। और ये तो y होता ही है f ऑफ x, और मैं यहां लिख भी लेता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी रेंज 1 है, m इंटू 1 प्लस सी। ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये आ गया जी, देयरफॉर m प्लस सी इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि एक और ले लेते हैं। अब आप ये देखिएगा कि थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, ले तो आप कुछ भी लें, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे बात करता हूं। यहां से 0,1 यहां लिखा नहीं मैंने, कंसिडरिंग, सॉरी, कंसिडरिंग 1,1, नाउ considering 0, -1, 0, -1। अब आप ये देखिए
ये x है और ये y है। मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, -1 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस c। ये हो जाएगा c इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आएगा हमारे पास ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो m -1 इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2। अब बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने, ये तो चलो समझ में आता है कि आपने लिया, ये क्यों लिया। मैं बच्चों को कहता हूं कि देखिए, ये तो आप कोई भी ले सकते थे सभी में से, ये लेना बड़ा जरूरी था। ये लेना इसलिए जरूरी है कि आप ये देखिए, ये इकलौती ऐसी चीज है, आप 4 मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं, 1 2 3 4, सिर्फ ये इकलौती ऐसी है जो m को 0 कर रही है और कोई नहीं करती। और 2 वेरिएबल्स अगर आएंगे, ठीक है, तो हमारे लिए हमेशा ही तंगी रहेगी, ठीक है। यहां से हमारे पास सीधा सीधा ही वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू डाल दी, m की वैल्यू 2 आ गई है। और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि आप f ऑफ x बताइए। f ऑफ x का मतलब क्या है, अगर f ऑफ x की बात है, इसका मतलब उन्होंने बोला है कि लीनियर इक्वेशन बताइए। अब अगर लीनियर इक्वेशन बतानी है तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू mx होता है ना, तो m2 आ गया, x प्लस c, और c कितना था हमारे पास, -1, ठीक है। ये अब हमारे पास, अगर मैं इसका ग्राफ लूंगा ना, तो कोई भी वैल्यू डाल के आप एज एन इनपुट उसका आंसर बता सकते हैं, दैट इज दी आंसर, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको कभी भी कोई डिस्कशन करनी हो, डू लेट मी नो, वी कैन कंसिडर इट, वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन इट एट लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं अपनी लास्ट एग्जाम्पल, आई थिंक बिफोर द मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट्स, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 21, नहीं एग्जाम्पल नंबर 22 भी है, सॉरी फॉर दैट। तो एग्जाम्पल नंबर 21 करते हैं सबसे पहले, लेट अस सी। कहता फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, डोमेन ढूंढते हैं। हमें यह पता है कि फंक्शन को करने के लिए वैसे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो मुझे पता तो हो कि करना क्या है। सबसे पहले मैं इसके फिर फैक्टर्स बनाता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा तो हमारे पास डोमेन ढूंढना है, तो डिनोमिनेटर, ठीक है, वी नो दैट, मैं लिख लेता हूँ, वी नो दैट for f of x to exist, x square minus 5x plus 4 should not be equal to 0। ये मतलब है हमारा, मेरा कहने का ये मतलब है। इसको मैं अगर फैक्टराइज करूंगा तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 4, x माइनस 1 आ जाएगा, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1,4 आएगा। लेकिन डोमेन क्या है, अब आप ये देखिए कि 1,4 नीचे ना मैं डालूं, कोई भी वैल्यू डालूं तो मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू तो आ जाएगी, ठीक है, इक्वेशन की। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is real numbers minus 1,4, that is the answer। ये बड़े ध्यान से करने हैं, एक एक 2 नंबर के आ जाते हैं, और +2 में तो चलो बहुत ज़्यादा डिटेल में है सारा काम, लेकिन आपको ये आना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका। हाउएवर अब करते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 22 टू दी next page, let's see। Example number 22,
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये देखते ही मुझे पता चल रहा है कि ये एक सिग्नम फंक्शन की एग्जाम्पल है, या तो ये सिग्नम फंक्शन की एग्जाम्पल है या फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एग्जाम्पल है। ठीक है, क्यों भला, देखते हैं कि हमें पता क्या चल रहा है। अगर एफ ऑफ एक्स दिया है उन्होंने, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0, 1, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1, एक्स इज ग्रेटर देन 0, और वो कहता है इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। मान लीजिए मुझे पता ही नहीं कि ये फंक्शन कौन सा है, लेट्स से आई डोंट इवन नो कि ये फंक्शन कौन सा है, फिर भी ग्राफ तो ड्रॉ करना आना ही चाहिए ना। तो देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने आने से पहले मुझे सर्टेन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब वो चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं, इसके बारे में आपको थरो नॉलेज होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स क्या है, ये तब है 1 माइनस एक्स फंक्शन लग रहा है जब ये लेस देन 0 है, और इसकी फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है जब x इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। तो अब आप ये देखिए कि मैं आपको ये बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इसको कंसिडर करूंगा। कंसिडर ही क्या करना, ये तो एक इक्वेशन सी है कि y फंक्शन की वैल्यू 1 है जब x इज इक्वल टू 0 है। अब मैं यहां लिखता हूं फॉर x लेस देन 0, तो f ऑफ x क्या है, 1 माइनस एक्स है, यहां लिख सकते हैं हम देन। ध्यान से देखिए, अगर x की वैल्यू ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑफ x जो है, क्योंकि x लेस देन 0 है तो मैं -1 डाल के देख लेता हूँ। -1 डालूंगा मैं, -1 2 आ जाएगा, और कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -1, -2 डाल के देख लेता हूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -2, 3 आ जाएंगे। फिर एक और वैल्यू डाल के देख लेते हैं, एक तो -3 डाल के देख लेते हैं, यहाँ 4 आएगा तो -3, 4। फिर यहाँ -4 डाल के देख लेते हैं तो यहाँ पे 5 आएगा, और -4, 5 आएगा। तो ये सारी चीजें थी ये हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हैं, कोई बात नहीं, हम इनका ध्यान देंगे। अब आप यहाँ से एक चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि इनपुट सारी नेगेटिव में है और आउटपुट सारी पॉजिटिव है। ठीक है, इस बात को ध्यान से गौर में रखिएगा। अब आप ये देखिए, सेकंड, फॉर x इज इक्वल टू 0, f ऑफ x क्या है देन 1, और मैं आपको बताऊं कि f ऑफ 0 क्या आ जाएगा फिर 1, यानी y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा अगर x इज इक्वल टू 0 है। दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। ये भी एक बात है। अब हम बात करते हैं फॉर x इज ग्रेटर देन 0, देन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, ये आ गया वैल्यू ऑफ, यहां पे हमारे पास x आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और यहां पे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अच्छा जी, अगर कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1, 2 आ जाएंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2, 3 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 4 आएगा, 3, 4 आ जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4, 5 आएगा। अब आप ये देखिए, इनपुट भी पॉजिटिव है, आउटपुट भी पॉजिटिव है, जस्ट एक एक बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों केसेस देखूं मैं, तो अगर ये वाला केस भी देखूं मैं और ये वाला केस भी देखूं तो आउटपुट पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आउटपुट पॉजिटिव है तो फिर ग्राफ कौन सा बनेगा, देखिए, अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रफ सा बना के बताता हूं। ठीक है, ये देखिए 0, 1, व्हेन इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1, सेकंड जो हमने प्रूव किया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
आप ये देखिए, मैं इधर से ना पहले एक लाइन से खींच लेता हूँ ताकि मुझे ग्राफ ना गलत ना हो जाए। ये देखिए, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि व्हेन आउटपुट इज -1, ठीक है, सॉरी आउटपुट तो -1 आ ही नहीं सकती। व्हेन इनपुट इज -1 आउटपुट इज 2, -1, 2। व्हेन इनपुट इज -2 आउटपुट इज 3 एंड इस तरह से -3, 4, ये देखिए, और इसी तरह से ये इधर भी चला जाएगा। व्हेन इनपुट इज 1 आउटपुट इज 2, व्हेन इनपुट इज 2 आउटपुट इज 3, व्हेन इनपुट इज 3 आउटपुट इज 4, व्हेन इनपुट इज 4 आउटपुट इज 5। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा हमारा। तो ध्यान से देखिएगा ये ग्राफ क्या है, कैसे बनाया गया है और इसको कैसे किया गया है। इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल्स खत्म होती हैं। अब आप को एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। फिर भी कोई इशू है, डू गेट इन टच विद मी, ठीक है, और ध्यान से करिएगा। थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल लगती है ये एक्सरसाइज, पर है नहीं है, ठीक है, लेकिन इस पे जोर पूरा लगाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।